हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित यादव आप सभी का राइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, हमारा प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड्स थे वो टॉपिक चल रहा था और प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स में हमने हमारे दो मेथड्स डिस्कस कर लिए थे। एक हमारा प्योर लाइन मेथड और सेकेंड वन हमारा मास सिलेक्शन मेथड। ठीक है, आज का जो हमारा थर्ड मेथड रहने वाला है वो है आपका पेडिग्री मेथड। The third one is pedigree method। बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, बड़े ही ध्यान से समझना है आपको। पेडिग्री मेथड, पेडिग्री मेथड में कितने ईयर्स का टाइम लगता है वो आप मेथड पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका शुरू में 7 साल लग रहे थे, फिर आपके 6 साल, फिर आपका अब जो साल लगेंगे वो आपको अभी इस वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा। तो देखना पेडिग्री मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, पेडिग्री मेथड की जो ज़रूरत थी वो पड़ी सेग्रीगेटिंग जो स्पीसीज होती हैं, सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि जो सेग्रीगेशन स्पीसीज बोल दूं या सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन बोल दूं, उनका स्टडी करने के लिए या उनको समझने के लिए पेडिग्री मेथड यूज में लिया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए या सेग्रीगेटिंग स्पीसीज को हैंडल करने के लिए पेडिग्री मेथड की स्टडी करनी पड़ी। यानी कि ये जो सेग्रीगेटिंग स्पीसीज थी इनको हम मास सिलेक्शन मेथड से और प्योर लाइन मेथड से हम इनको हैंडल नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हमें ये आपका पेडिग्री मेथड जो है इसका आविष्कार करना पड़ा। और पेडिग्री मेथड से फिर हमने क्या किया, इस सेग्रीगेटिंग जो स्पीसीज होती हैं, इन सेग्रीगेटिंग स्पीसीज को हम इनसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम स्टडी कर सकते हैं, इनको हम हैंडल कर सकते हैं। तो इनको हैंडल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे। पहले हमें ये जानना है कि सेग्रीगेटिंग स्पीसीज होती क्या है। देखना, मेंडल्स का जो लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमें ये पता लगता है कि हमारा जब एलिल्स का सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता क्या है एक्चुअली में, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। और सेपरेशन किसका होता है कि जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि सेग्रीगेशन हमेशा और हमेशा आपका तब होता है जबकि वो कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, यानी कि कभी भी होमोजाइगस का सेग्रीगेशन नहीं होता। सेग्रीगेटिंग का मतलब ये होता है कि सेपरेशन ऑफ एलिल्स, यानी कि एक एलिल इधर चली जाए और एक एलिल इधर चली जाए, यही तो होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कि भाई प्रत्येक कोई कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर की कोई, मान लो उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाली कोई जीन है, अब वो जीन जो है उसके कोई अल्टरनेट एलिल्स पाए जाते हैं। बेसिकली 2 एलिल्स पाए जाते हैं, लेकिन कई केसेस में 3 एलिल्स भी पाए जाते हैं किसी कैरेक्टर के, तो उसको हम मल्टीपल एलिलिक फॉर्म बोल देते हैं। जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में अपन क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिक फॉर्म होता है वो। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं, जैसे मान लो कि हाइब्रिड की जब कंडीशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उस केस में हमारे पास जो ये वाला केस निकल के आता है, यानी कि इसमें एक एलिल जो है वो कैपिटल टी है और एक एलिल जो है वो स्मॉल टी है। तो हमेशा सेग्रीगेशन होगा एलिल्स का, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में सेग्रीगेशन होता है, कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में सेग्रीगेशन नहीं होता। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है मेंडल का। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने ये कहा कि हमेशा सेग्रीगेशन होगा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, क्योंकि वहां पे अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन या मैं कहूं एलिल्स, वहां पे कम से कम किसी कैरेक्टर की 2 एलिल्स मिलती हैं। ठीक है, या तो जैसे मैंने कहा कि एक ये हाइब्रिडाइजेशन है या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में मेरे को ये मिलेगा, तो कभी भी अगर ये वाली कंडीशन है या फिर ये वाली कंडीशन में, इसमें हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कभी भी एलिल्स का सेग्रीगेशन या सेपरेशन नहीं हो पाता है। तो सेग्रीगेटिंग स्पीसीज वो होती हैं जिसमें क्या है, कुछ हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें कुछ ना कुछ क्या है, वेरिएशन है। उन पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, ये पॉपुलेशन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है या ये सेग्रीगेटिंग स्पीसीज है। ठीक है, ये सेग्रीगेटिंग स्पीसीज हम इसको समझने के लिए देखना, मैं क्रॉस करवा के समझाता हूं आपको।
कि आप ये सब तो जानते हैं कि मेंडल ने इस तरीके से क्रॉस करवाया, तो इस तरीके से क्रॉस करवाता था टी और टी, और इसका क्रॉस करवाता था स्मॉल टी से, और उसके पास फिर एक कैपिटल टी इधर से आता था और स्मॉल टी इधर से, और इसकी जनरेशन F1 जनरेशन कहलाती थी, उसकी जनरेशन F1 जनरेशन कहलाती थी। तो ये F1 जनरेशन में हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो अप्लाइड हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब था हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, यानी कि पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, हेट्रोजाइगस, तो उन हेट्रोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस करवाएं तो आने वाली जनरेशन जो है उसमें सेग्रीगेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि F1 जनरेशन है, तो मैं F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवा दूं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि मैं F1 जनरेशन की क्या करवा दूं, सेल्फिंग करवा दूं। तो सेल्फिंग करवाऊंगा तो अब मेरे पास पेरेंट क्या होंगे, ये इसकी सेल्फिंग इसी से होगी, तो अब मेरे पास ये दोनों पेरेंट यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो मेरी जो F2 जनरेशन आएगी ना, मेरी F2 जनरेशन क्या होगी, सेग्रीगेटिंग जनरेशन होगी। मेरी F2 जनरेशन में क्या होंगे, एलिल्स का क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, या मेरी ये क्या होगी, सेग्रीगेटिंग जनरेशन होगी। तो हमेशा और हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहां पे डोमिनेंट होता है, F2 जनरेशन पे। क्यों, क्योंकि F1 जनरेशन में पेरेंट्स, जो इसके पेरेंट्स कौन है, ऊपर वाले, तो इसके पेरेंट्स कौन है, F1 जनरेशन वाले, तो F1 जनरेशन वाले क्या है, हेट्रोजाइगस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि हमेशा सेग्रीगेटिंग स्पीसीज कब बनेंगी, जब पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है, या फिर F2 जनरेशन में हमेशा सेग्रीगेटिंग स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। समझ में आई इतनी बात, सेग्रीगेटिंग स्पीसीज क्या है ये हमने समझा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको ये जानना है कि आपका जो ये पेडिग्री मेथड है ना, ये बेसिकली किसके लिए होता है। पेडिग्री मेथड जो है वो सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए होता है, सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज के लिए। अब आप कहोगे सर सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज तो हम पहले भी पढ़ लिए, कब पढ़ लिए, प्योर लाइन मेथड में। तो अब हमें सेल्फ पोलिनेटेड के लिए इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि एक और मेथड हमें पढ़ने को मिल रहा है, हम उसी से काम चला लेते। नहीं, यहां पे ये मेथड क्या करता है कि ये जो सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज है हमारे पास, कोई भी, चाहे वो वीट की है चाहे किसी की भी है, उसमें जेनेटिक इंप्रूवमेंट करवाने का काम करता है। तो इसका मेन एम क्या हो गया, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। इस मेथड का मेन एम क्या है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। यानी कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट ये है कि इसमें इसके जीनोटाइप में कोई इंप्रूवमेंट करवाए जिसकी वजह से ये स्पीसीज हमारे लिए और क्या हो जाए, सुपीरियर स्पीसीज बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज में लेना पड़ा, पेडिग्री मेथड। यानी कि जेनेटिक चेंजेस कौन से मेथड से कर सकते हैं, पेडिग्री मेथड से, ठीक है। अब पेडिग्री क्या होता है ये भी जान लो। पेडिग्री को अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो जैसे मान लो कि कोई आज किसी फैमिली की हमें स्टडी करनी है, तो जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मैं, मेरे पापा कौन, मेरे दादाजी कौन, दादाजी के पापा कौन, उनके पापा कौन, मेरी मम्मी के पापा कौन, ये क्या है, एक फैमिली रिकॉर्ड है। तो हम एक जनरेशन का फैमिली रिकॉर्ड रखें तो हम उसको क्या कह देते हैं कि रिकॉर्ड्स ऑफ जनरेशन, रिकॉर्ड्स ऑफ जनरेशन, रिकॉर्ड्स ऑफ जनरेशन इन फैमिली। कोई फैमिली है और उस फैमिली का हमने क्या रखा हुआ है, जनरेशन का रिकॉर्ड रखा हुआ है कि भाई इस वाली पीढ़ी से ऊपर वाली पीढ़ी में कौन थे, इससे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन थे, इससे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन थे। तो पीढ़ियों का जो रिकॉर्ड है उसको हम क्या कहते हैं, पीडी, पेडिग्री। पेडिग्री मतलब पीढ़ी, मतलब पीढ़ियों का रिकॉर्ड, इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये पेडिग्री मेथड है, वो क्या कहता है, अब हमें वो पढ़ना है। आपने अभी ये जाना कि किस तरीके से F2 जनरेशन, देखना अभी आपने ये जाना कि रिकॉर्ड्स ऑफ जनरेशन क्या होता है, पेडिग्री होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि F2 जनरेशन आई थी हमारे पास, जिसमें क्या देखने को मिला था, सेग्रीगेशन। फिर F2 जनरेशन को हम फिर से सेल्फिंग करवाएं, मान लो F2 जनरेशन की फिर से सेल्फिंग करवाएं तो हमारे पास अगली जनरेशन F3 आएगी। फिर F3 में फिर से क्या होंगी, सेग्रीगेटिंग स्पीसीज होंगी, क्योंकि ये भी सारी कैसी है, हेट्रोजाइगस है। फिर उसके बाद मैं F3 की फिर से सेल्फिंग करवाऊं,
F3 की मतलब खुद से फिर से सेल्फिंग करूं तो मेरे पास F4 स्पीसीज, F4 जनरेशन आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे सेल्फिंग करवाता जाऊंगा वैसे वैसे होमोजाइगोसिटी तो बढ़ती जाएगी, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। भाई ये सपोज करो कि किसी सेम जीनोटाइप के बीच अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो आने वाली जनरेशन में वेरिएशंस तो होंगी नहीं, और वेरिएशंस नहीं होंगी तो वो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। अब जैसे मान लो कि एक पेरेंट मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है, तो 50% कैरेक्टरिस्टिक्स मेल से आते हैं बच्चे में और 50% फीमेल से आते हैं। तो बच्चा जो है उसमें दोनों के, माता के और पिता के दोनों के गुण आते हैं, तो वो कुछ वेरिएशन आती है उसमें। तो हम क्या कहते हैं कि उस बच्चे में कोई वेरिएशंस आई, ठीक है, तो मतलब वेरिएशंस आई मतलब कि हेट्रोजाइगोसिटी आई। लेकिन अगर मैं कहूं कि सेम ब्लड में अगर वो होने लग जाए, हम सेम ब्लड में क्रॉस करवाएं और आने वाली जनरेशन कैसी होंगी, जैसे अपन अपने देसी भाषा में बताऊं तो गोत्र मैच करते हैं। गोत्र मैच में क्या होता है कि भाई गोत्र मैच होते हैं तो इसका मतलब है कि सेम ब्लड है, सेम ब्लड है मतलब अगर हम सेम ब्लड में क्रॉस करवाएंगे तो आने वाली जनरेशन में होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी, और होमोजाइगोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी जनरेशन टू जनरेशन, तो हमारी जो सबसे लास्ट में जो पीढ़ी आएगी वो एक टाइम पे ऐसी भी पीढ़ी आएगी जिसमें 100% होमोजाइगोसिटी मिलेगी। तो उस 100% होमोजाइगोसिटी में क्या होगा, मान लो F4 में अब मैंने कहा होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है और हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो हर जनरेशन टू जनरेशन डिक्रीज हो रही है। जनरेशन टू जनरेशन हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि सेम के बीच क्रॉस हो रहा है। तो आने वाले टाइम पे एक टाइम पे ऐसी जनरेशन आएगी लास्ट में कि आपके पास प्योर होमोजाइगस मिलेंगे। लास्ट में कैसे मिलेंगे? F5, F6, F7, F8, लास्ट में एक जनरेशन तो ऐसी आएगी जिसमें आपको क्या मिलेंगे? प्योर होमोजाइगस मिलेंगे। ठीक है, प्योर होमोजाइगस का मतलब है कि या तो हमें वो TT मिले, या वो हमें RR मिले, या हमें वो AA मिले, या हमें BB मिले, या फिर हो सकता है वो हमारे पास इस फॉर्म में मिले, या हमारे पास इस फॉर्म में मिले, या हमारे पास इस फॉर्म में मिले, या हमारे पास इस फॉर्म में मिले। इस तरीके के इंडिविजुअल्स हमें देखने को मिलेंगे, इनको हम कहते हैं होमोजाइगस। हो सकता है वो डोमिनेंट हो सकता है वो रेसेसिव हो। तो मेरा कहने का मतलब है अगर हम सेम जीनोटाइप के बीच क्रॉस करवाते हैं तो होमोजाइगोसिटी जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती है, हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस कम आती जाती हैं, और स्टूडेंट्स वेरिएशन नहीं आती तो इवोल्यूशन नहीं होता, और वेरिएशंस आएंगी तभी तो इवोल्यूशन होती है, कोई स्पीशीज इवोल्व तभी होती है। तो वेरिएशंस आना जरूरी, इसलिए हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन यहां जनरेशन टू जनरेशन क्या आ रहा है? होमोजाइगोसिटी आता जा रहा है। तो देखना एक लास्ट में हमारे पास स्पीशीज ऐसी आएंगी जो हमें प्योर मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जेनेटिक इंप्रूवमेंट करवाना है पेडिग्री मेथड से, और लास्ट में हमें इस स्टेज तक लेके जाना है कि सेग्रीगेशन जो है वो बिल्कुल रुक जाए और हमें प्योर फॉर्म में स्पीशीज मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं हमारे इस पेडिग्री मेथड को कि ये पेडिग्री मेथड क्या कहता है। इस पेडिग्री मेथड को समझते हैं। पेडिग्री मेथड जो है उसमें क्या है? सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज है, उसमें हमें जेनेटिक इंप्रूवमेंट करवाना है। मेन मोटो हमारा क्या है? जेनेटिक इंप्रूवमेंट करवाना है सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज का। तो मेरे को क्या करना है? जेनेटिक इंप्रूवमेंट करवाऊंगा तो मेरे को मान लो व्हीट की वैरायटी ले ली मैंने स्टूडेंट्स ली व्हीट की वैरायटी ली, और व्हीट में मैंने व्हीट क्रॉप चूज की, और व्हीट भी कैसी है? मतलब कि सेल्फ पोलिनेटेड है व्हीट। ठीक है, और इसकी मान लो कोई दो वैरायटी ले ली, जैसे मान लो कई वैरायटी होती है गेहूं की, तो मैंने दो इसकी वैरायटीज ले ली। एक वैरायटी इसकी थी A और एक वैरायटी इसकी थी B। तो मैंने जब दो वैरायटी ली स्टूडेंट्स, तो मतलब A का अलग जीनोटाइप है और B का अलग जीनोटाइप है। समझते हो इतना? तो जब अलग अलग वैरायटी है तो जीनोटाइप तो चेंज होगा ना, यानी कि ये मॉर्फोलॉजिकली या फिनोटिपिकली अगर मैं इससे बाहर से देखूं तो एक इसमें से लंबा होगा या छोटा होगा, दोनों सेम तो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वैरायटी दोनों अलग है। तो दोनों मैंने अलग अलग वैरायटीज ली। क्यों? क्योंकि मुझे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फेवर करवाना है पहले। ठीक है, तो ये अलग अलग वैरायटी में लूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा? हाइब्रिड बनाऊंगा, और हाइब्रिड बनाऊंगा तभी तो उसमें क्या हो पाएगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो पाएगा, या मैं कहूं सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन आएगी।
क्योंकि सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन आपने पीछे पढ़ा हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में आती है। तो मेरे पास ये स्पीसीज ए है और इन स्पीसीज का मैं क्या करवा दूं, क्रॉस करवाऊंगा। तो क्रॉस करवाऊंगा तो मेरे पास आने वाली जनरेशन में ए के भी गुण मिलेंगे और बी के भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे। तो मेरी आने वाली जनरेशन जो F1 जनरेशन होगी वो इन दोनों का जेनेटिक मेकअप लेके आएगी, ए का भी और बी का भी, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके पास ए के होंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके पास बी के होंगे। और ए और बी दोनों ही अपने आप में क्या थी, सुपीरियर, अपने आप में क्या थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत पॉपुलर वैरायटी थी। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिला के एक और अच्छी, ताकि कुछ कमियां इसमें थी वो मैं इसकी छोड़ दूं और कुछ कमियां इसकी जो थी वो मैं इसकी छोड़ दूं, दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर्स को मैं मिलाने की कोशिश करूं, उसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना मेरा क्या था, मेन मकसद है। और पेडिग्री मेथड मेरी सेल्फ पोलिनेटेड कोई स्पीसीज है उसमें क्या करवाएगा, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करवाएगा। तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दो वेराइटीज ली, ए और बी, दोनों का मैंने क्या करवाया है, क्रॉस करवाया है। क्रॉस करवाऊंगा दोनों के मेरे पास क्या आएंगे, आने वाली जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे पास पहले क्या आएगी स्टूडेंट्स, F1 जनरेशन आएगी। मेरे पास कौन सी जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन आएगी। अब F1 जनरेशन आपको पता है, F1 जनरेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है इस पेडिग्री मेथड में, हमें चाहिए F2 जनरेशन। क्यों, क्योंकि F1 जनरेशन के आगे ही हमें क्या मिलेगा, जब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाएंगे तभी तो हमारे पास F2 जनरेशन के लिए सीड्स आएंगे, और उन सीड्स में क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मैं कहूंगा वो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होगी। तो क्योंकि ये क्या होंगे F1, ये हेटेरोजाइगस होंगे, ए और बी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रख रहे होंगे। तो F1 का मैं क्या करवा रहा हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल्फिंग करवा रहा हूं। F1 का मैं क्या करवा रहा हूं, सेल्फिंग करवा रहा हूं। और सेल्फिंग करवाऊंगा तो मेरी आने वाली स्पीसीज कैसी होगी, आने वाली जनरेशन कैसी आएगी सेल्फिंग के बाद, F2 जनरेशन। ठीक है, अब F2 जनरेशन में मेरे पास क्या आ गए, सीड्स आ गए। अब मेरे को क्या करना है, F1 जनरेशन के कम से कम मेरे को 30 या 10 से 30 सीड चाहिए थे। कितने, 10 to 30 सीड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी मुझे F2 जनरेशन लाने के लिए। यानी कि F1 के मेरे पास कितने सीड्स होने चाहिए, लगभग 10 से 30 सीड्स होने चाहिए, क्योंकि भाई हर एक सीड तो जर्मिनेट करेगा नहीं। तो कम से कम इतने तो हो कि मतलब मेरे 10 से 30 जो है, 30 मेरे हैं, तो कम से कम उसमें से 20 तो ग्रो करें। तो मेरे पास 10 से 30 सीड्स होने चाहिए ताकि मैं F2 जनरेशन ला सकूं। ठीक है, फिर मैंने F2 जनरेशन में, अब देखना मैं इस तरीके से लिख रहा हूं इसको, F1 जनरेशन से मुझे कितने सीड्स चाहिए, 10 से 30 सीड्स चाहिए। तो मैंने एक प्लॉट लिया, इस प्लॉट में मुझे अब कौन सी जनरेशन के बीज जो है F1 जनरेशन की प्रोजनी मेरे को इसमें क्या करवानी है, ग्रो करवानी है। तो F1 की प्रोजनी कौन सी हो जाएगी, F2। तो मैंने F2 को क्या करवा दिया, यहाँ पे ग्रो करवा दिया। इन सीड्स को मैंने यहाँ क्या करवा दिया, ग्रो करवा दिया। ठीक है, F2 जनरेशन में मैंने किसको ग्रो करवाया है, F1 के सीड्स को। तो मैंने ये लिख दिया कि F2 जनरेशन मतलब कि भाई F1 के ही तो बच्चे हैं वो, F1 के सीड्स मतलब F1 की तो प्रोजनी है। तो इन F1 की प्रोजनी को मैंने F2 जनरेशन में, मतलब इस F2 जनरेशन को, या मैं इस प्लॉट में मैंने इनको क्या करवा दिया, ग्रो करवा दिया। और ये मेरा था फर्स्ट ईयर, पहली साल, फर्स्ट ईयर मैंने इसको क्या करवाया, ग्रो करवाया। ठीक है, पहली साल मैंने इसको ग्रो करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं जब नेक्स्ट जनरेशन करवाऊंगा तो अब आपको पता है F2 की सेल्फिंग F2 से होगी, तभी तो मेरे पास F3 जनरेशन आएगी। तो F3 जनरेशन आएगी मेरे पास। तो F3 जनरेशन का मैं अगले प्लॉट में फिर से F3 जनरेशन को ग्रो करवाऊंगा। तो फर्स्ट इस पहले तो आपको ये जानना है कि F2 जनरेशन में क्या है कि मेरे को 200 से कम 2000 सीड्स चाहिए। किसके सीड्स चाहिए, F2 जनरेशन के। क्यों, क्योंकि F2, ये ध्यान रखना है, 200 से 2000 सीड्स मेरे किसके चाहिए, F2 जनरेशन के चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे F3 जनरेशन में लगा सकूं। यानी कि इस F2 पीढ़ी से मुझे कितने बीज चाहिए, हार्वेस्ट करके मुझे यहाँ से कितने बीज निकालने हैं, 200 से 2000 सीड्स निकालने हैं। ठीक है, अब मैंने ये 200 से 2000 सीड्स जो यहाँ से निकाले वो मुझे यहाँ पे क्या करने, कल्टीवेट करने। तो मैंने इनको इस तरीके से मैंने इनको लगा दिया है। ठीक है, अब F3 जनरेशन में क्या होता है
कि F3 जनरेशन में मुझे प्रत्येक रो में से 3 से, या मैं कहूं इनको है ना थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर प्लांटेशन करना होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि इनको डिस्टेंटली प्लस प्लांटेशन करना है। इनका डिस्टेंटली प्लांटेशन का मतलब है कि नॉर्मली जो वीट होता है उसमें हम उसकी जो रूट टू रूट डिस्टेंस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर के पास लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे भी ज़्यादा क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस क्या होगी, 2.5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रूट टू रूट डिस्टेंस, ताकि ये क्या हो, आराम से थोड़े डिस्टेंस से लगेंगे ये प्लांट्स, तो इन पे अच्छे से लाइट पड़ेगी और न्यूट्रिशंस, इनका कोई कंपटीटर नहीं रहेगा इनके अगल बगल में, तो इनकी जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से कंप्लीट होगी और ये हमें मतलब बढ़िया तरीके से ग्रो हो पाएंगे। तो डिस्टेंटली प्लांटेशन करेंगे और इसमें हमें लगभग जो है 1000 प्लांट, यहाँ से मुझे 1000 प्लांट्स कहूँ या 1000 सीड्स मैं कहूँ, यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1000 सीड्स की रिक्वायरमेंट होगी मुझे, यहाँ से 1000 सीड्स मुझे किसके चाहिए, इस F3 जनरेशन के मुझे कितने सीड्स चाहिए, अगली F4 में ले जाने के लिए 1000 सीड्स चाहिए। और यहाँ से प्रत्येक रो से, ईच रो में से मुझे 3 से 5 प्लांट भी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक रो में से, ये रो मैंने लगाई है, लाइनें लगाई हैं इस तरीके से, तो प्रत्येक रो को सेलेक्ट करते हुए मुझे कितने प्लांट चाहिए, प्रत्येक रो में से 3 से 5 प्लांट चाहिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हो जाता है, तो F3 जनरेशन से इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आपका F3 जनरेशन में क्या हुआ, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, मतलब कि यहाँ पे आपके 3 से 5 प्लांट जो हैं वो प्रत्येक रो से आपने सेलेक्ट किए हैं, तो ये आपका हो गया इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हो जाता है, तो 3rd जनरेशन से, F3 जनरेशन से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर था, ये आपकी सेकंड ईयर की बातें हैं। अब सेकंड ईयर में ये मत समझना BSc सेकंड ईयर की, नहीं, ये उस दूसरी साल की बातें हैं जब से आपने फसल उगाना शुरू की। ठीक है, अब तीसरी साल पे चलते हैं, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। हम आ गए हैं 3rd ईयर पे, इसी का ही पार्ट चल रहा है, ध्यान रखना, इधर से हम इधर चले गए। 3rd ईयर की बातें आ गई हैं। अब BSc 3rd ईयर मत समझना आप, 3rd ईयर की बातें आ गई हैं। 3rd ईयर में यानी कि बात अब F3 की थी और तीसरी साल आ जाएगी तो बातें F4 पे चली जाएंगी। अब जो जनरेशन है वो F4 जनरेशन आ जाएगी। भाई ये सीड्स निकालूंगा 1000 सीड्स, इनको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये F4 जनरेशन हो जाएंगे ना। F3 के क्रॉस के बाद ही तो मुझे ये सीड्स मिलेंगे, तो यहां से जो सीड्स लूंगा वो F4 जनरेशन आ जाएगी। तो F4 जनरेशन को मैं अब इधर ग्रो करवाऊंगा, इधर मैंने F4 जनरेशन को ग्रो करवाया और F1 जनरेशन को मैं रो में ऐसे लाइन में ग्रो करवाऊंगा, ऐसे लाइन में। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे मैं इसको लाइन में ग्रो करवाऊंगा F4 जनरेशन को। ठीक है, F3 जनरेशन से मैंने 1000 सीड्स सेलेक्ट किए थे, 1000 सीड्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मुझे F4 जनरेशन से, मैं लाल पेन से लिख रहा हूं, मुझे 500 सीड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। 500 सीड्स, यहां 1000, यहां से 500, तो मैं यहां लिख दूं कि मुझे 500 रोज जो है वो लगानी है। 500 रोज, 500 लाइनें हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखना कि यहां से मैंने ये लाइनें लगाई हैं और यहां से ये 3 से 5 प्लांट हर एक रो से सेलेक्ट किया है ना, तो मतलब यहां से फैमिली का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। यानी कि इनकी जो मैंने रो लगाई है 3 से 5 प्लांट, अब इन्हीं प्लांट को, इन रो को ही मैंने आगे लगाया है। यानी कि यहाँ से 1000 थे तो यहाँ से मैंने प्रत्येक रो से 3 से 5 प्लांट सेलेक्ट करते हुए मैंने उनकी अगली जनरेशन लगाई। तो यानी कि अब ये जो जनरेशन लगी है, ये जो जनरेशन लगी है, ये जनरेशन लगी है, ये सारी की सारी क्या है, एक फैमिली है। किसकी फैमिली है, इन्हीं प्लांट्स की जो आपने F3 जनरेशन में सेलेक्ट किया। तो यहाँ से एक फैमिली का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट हुआ फैमिली का एस्टेब्लिशमेंट, आपका F4 जनरेशन से एक फैमिली का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब F4 जनरेशन के बाद अब मुझे यहां से जो है इनमें से 100 प्लांट्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं। किस में से,
इसमें से इन 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 रो में से मुझे कितने 100 प्लांट सेलेक्ट करने हैं और वो F5 जनरेशन आ जाएगी हमारी। कौन सी जनरेशन आ जाएगी? F5 जनरेशन। और उन 100 प्लांट्स को मैं यहाँ क्या करूँगा, फिर दूसरे खेत में करूँगा और ये हमारे ईयर हो जाएगी 4th ईयर। अब इन 100 प्लांट्स को मुझे इस तरीके से ग्रो करवाना है कि प्रत्येक की 3-3 रो बनानी है प्रत्येक प्लांट्स की, यानी कि 500 रोज जो थी यहाँ पे एक जो थी, सॉरी यहाँ 1000 सीड्स नहीं है, ये 1000 रो हैं, 1000 रोज हैं, लाइन है 1000 और प्रत्येक लाइन में से हमें 3 से 5 प्लांट सेलेक्ट करने हैं, इसको करेक्ट करना और फिर हमें 500 लाइनें लगानी है अगली जनरेशन में। 500 लाइन में से फिर मुझे कितने अगली जनरेशन में कितनी लगानी है? 100 प्लांट लेने हैं इनमें से, ठीक है। और उन 100 प्लांट्स की मैं क्या करूंगा, 3-3 की फॉर्म में लाइनें लगाऊंगा, इस तरीके से मैं प्रत्येक की हर एक प्लांट की मैं 3 लाइनें लगाऊंगा, इस तरीके से। और हमारी साल कौन सी चल रही थी? 4th ईयर चल रही थी। 3-3 की मैंने क्या लगा ली? लाइनें लगा ली। उसके बाद फिर इसमें से देखना, इनमें से मुझे कुछ ऐसी प्लांट्स या ऐसे प्लांट सेलेक्ट करने हैं जो मतलब कि क्या होंगे? सुपीरियर होंगे, जिनके पास कैसे कैरेक्टर्स होंगे? सुपीरियर कैरेक्टर्स होंगे, जिसके पास डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे, जो अच्छी लाइनें होंगी, जिनके अंदर जैसे कैरेक्टर्स मुझे चाहिए थे वैसे कैरेक्टर्स को मैं क्या कर लूंगा? सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहां से मैं जो सेलेक्ट करूंगा वो लगभग जो है वो 50 रोज में सेलेक्ट करूंगा, 50 लाइनें। इसमें से कितनी लाइनें? 50 लाइनें में सेलेक्ट करूंगा और मैं जनरेशन में पहुंच जाऊंगा, F6 जनरेशन में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। F6 जनरेशन में मैं उन्हीं को ग्रो करवाऊंगा जो मुझे क्या लगी? सुपीरियर लगी, और बाकी को मैं क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। इनको ये क्या हो गई हैं? रिजेक्ट हो गई। तो इस वाली जनरेशन में F6 में मैंने फिर से इनकी क्या लगाई है? इस तरीके से रो लगाई, इस तरीके से लाइनें लगाई, ठीक है। 50 रोज लगाई, 50 लाइनें लगाई, ठीक है। अब इन 50 लाइनों में से देखना ये कौन सी साल की बातें हैं? F6 जनरेशन है, मतलब कि 5th ईयर पे पहुंच गए हैं। 5th ईयर पे पहुंचने के बाद हमने इन रोज में ये जो लाइनें लगाई हैं, इनमें प्लांट्स में अब देखेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अब भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी कि मैं यहां से आइडेंटिफाई करूंगा। अब सेग्रीगेशन का कैसे पता चलेगा? मान लो कि कोई एक लाइन में प्लांट जो है वो बड़ा है, एक लाइन में प्लांट जो है छोटा है, एक में फिर उसकी जो है स्पाइक लेंथ या फिर उसमें कुछ वेरिएशंस हैं। मतलब जिस लाइन में आपको वेरिएशंस मिलेंगी, आप क्या सोचोगे कि अभी इन लाइनों में क्या है? सेग्रीगेशन चल रहा है। सेग्रीगेशन का मतलब है कि भाई हेट्रोजाइगोसिटी चल रही है। तो हेट्रोजाइगोसिटी जिसमें चल रही है ना, उसको आपको बाहर निकाल देना है, सॉरी उसको आपको क्या ले लेना है? उसको अभी आप सेलेक्ट करके रख लो। मान लो आपने कहा कि एक इसमें वेरिएशंस हैं और एक इसमें वेरिएशंस हैं, बाकी और सारे की सारी जो है उनमें कोई वेरिएशन नहीं है। वो सारी की सारी जो बाकी जो लाइनें हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो जिसमें वेरिएशन नहीं है ना, मतलब आप क्या कहोगे? इनमें अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं है। ये जिसको मैं रेड से लिख रहा हूं, इन वालियों में इनमें क्या है? अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? एक जैसे दिखाई देने लगे। इनमें सारे प्लांट्स एक जैसे हैं, तो मतलब इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं है, या सेग्रीगेटिंग स्पीसीज ये नहीं है, या मैं कहूं इनमें अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, या इनमें मैं कहूं कि वेरिएशंस नहीं है। तो इन वाली स्पीसीज को जो सिमिलर सी दिखती हैं, इनको हम बल्क अमाउंट में हार्वेस्ट कर लेते हैं। इनको हम कैसे हार्वेस्ट कर लेते हैं? बल्क हार्वेस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये तो सिमिलर है, इनमें तो कोई वेरिएशन है ही नहीं। बाकी जो आपकी जिसमें वेरिएशंस थी उसको हम क्या करेंगे? वेरिएशन वाली को अगली जनरेशन में, जो कि आपकी 5th के बाद कौन सी जनरेशन आएगी? 6th जनरेशन। उस 6th जनरेशन में लेके जाएंगे, यानी कि 1 साल और इसको क्या करेंगे? 1 साल का टाइम और देंगे इसको चेक करने के लिए कि भाई इसकी वेरिएशंस खत्म हो जाए। तो हम इसको नेक्स्ट 6th ईयर पे लेके जाएंगे, और अगर ये 6th ईयर पे भी इसमें वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, तब तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, इन वाली स्पीसीज को। और जो हमारी बल्क हार्वेस्टिंग में जो हमें मिली थी, तो ये हमारी क्या है? प्योर फॉर्म में, क्योंकि इनमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे? बल्क हार्वेस्टिंग वाली को
प्रिलिमिनरी ट्रायल के लिए भेज देंगे, यानी कि जिस जोन में रिसर्च चल रही थी उसी जोन में हम इसकी जो चेक स्पीसीज हैं उसके साथ में क्या करवाएंगे, इसका प्रिलिमिनरी ट्रायल करवाएंगे विद इन जोन के अंदर। ठीक है, अगर उसमें भी फिर इसमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती है तो आपको सेम पता ही है, मास सिलेक्शन में और प्योर लाइन में आपने पढ़ा था, प्रिलिमिनरी ट्रायल में अगर ये पास होती हैं तो ये 7th जनरेशन में जाएंगी, और अगर ये नहीं होती हैं तो ये वाली स्पीसीज रिजेक्ट होती हैं, तो इनको भी टाइम दिया जाता है। जैसे मान लो कि भाई 5th स्पीसीज में ये थी, फिफ्थ लाइन में, तो 5th लाइन में आपके पास बल्क हार्वेस्टिंग आया, और जिनके पास वेरिएशंस है ये स्पीसीज आई, दो तरह की स्पीसीज आ गई। तो बल्क हार्वेस्टिंग वाली है, इनको 1 साल के लिए क्लिनिकल ट्रायल पे भेजा जाता है, यानी कि प्रीलिमिनरी ट्रायल जिसको बोलते हो। ठीक है, तो वो 6th ईयर उसकी किस में चली गई, प्रीलिमिनरी ट्रायल में चली गई। और जो आपकी ये वाली स्पीसीज जो बच गई जिसमें वेरिएशंस है, इसको हम फिर 1 साल के लिए और ग्रो करवाते हैं, और फिर भी अगर इनमें सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, मतलब वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 6th में जाके इनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देता है, और ये 6th में क्या करता है, इन पे प्रीलिमिनरी ट्रायल होता है। फिर 7th 8th 9th स्टेज पे ये अगर ये पास होती हैं तो आपको पता है फिर किस पे जाएंगी, सेंट्रल जो है सेंट्रल लेवल पे इनका क्या होगा, फिर चेक होगा, तो इनको किस पे भेजा जाएगा, कोऑर्डिनेटर वैरायटी टेस्ट में जाएंगे, जैसा कि हमारा मास सिलेक्शन और प्योर सिलेक्शन में होता था। तो सीवीटी मेथड में जाने के बाद इनको अलग अलग लोकेशन पे फिर चेक किया जाएगा, और फिर इनको क्या क्या करा जाएगा, लास्ट में इनका मास प्रोडक्शन जो है वो जैसे कि मान लो मैंने बताया था लास्ट स्टेप हमारी होती है मल्टीप्लीकेशन, फिर इनकी लास्ट स्टेप होगी। इस तरीके से करने के बाद हमारे पास जो ईयर निकल के आती हैं वो लगभग 12 साल लग जाती हैं एक सेग्रीगेटिंग स्पीसीज को प्योर लाइन में लाने के लिए। कितने साल, लगभग 12 साल लग जाते हैं। एक सेग्रीगेटिंग का मतलब है किसी हाइब्रिड स्पीसीज को वापस से प्योर लाइन में लाने के लिए कितने साल, 12 साल। और हमें हाइब्रिड स्पीसीज क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि हमें क्या करना था, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना था स्टूडेंट्स। तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें 2 सुपीरियर वेराइटीज को, और वेराइटीज कैसी होनी चाहिए, अलग अलग दिखने वाली, तो अलग अलग दिखने वाली वेराइटीज को मिक्स करवाया। तो मिक्स करवाने के बाद अब वो स्पीसीज कैसी हो गई, सेग्रीगेटिंग स्पीसीज हो गई। और सेग्रीगेटिंग स्पीसीज को हमें हैंडल कैसे नहीं कर सकते थे, प्योर लाइन से और मास सिलेक्शन से, तो हमारा मेथड यहां लाना पड़ा पेडिग्री मेथड। तो पेडिग्री मेथड में हमने क्या किया कि पेडिग्री इनकी यानी कि हिस्ट्री देखी F3 से F2 की, कि F3 के पेरेंट्स कौन है, F2, F2 के पेरेंट्स कौन है, F1। तो ये पेडिग्री है, यानी कि ये रिकॉर्ड हो गया फैमिली की जनरेशंस का। तो पेडिग्री मेथड में हमें जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना था, तो 2 वैरायटी को मिलाना पड़ेगा। 2 वैरायटी को मिलाया तो उनमें सेग्रीगेशन आ गया। तो सेग्रीगेशन से फिर लास्ट में घुमा फिरा के हमें क्या लाना है, प्योर स्पीसीज लेके आनी है, प्योर वैरायटी, ताकि जिसमें सेम मतलब बाहर से देखने में सारे प्लांट्स एक जैसे दिखें। किसान तो ऐसे ही प्लांट्स को पसंद करता है कि जिसमें कोई वेरिएशन ना हो। तो हमने सुपीरियर कैरेक्टर्स मिलाए, तो शुरू में तो वेरिएशंस आई, लेकिन लास्ट में जनरेशन टू जनरेशन इनको उगाने के बाद हमें लास्ट में क्या चाहिए, होमोजाइगस चाहिए, होमोजाइगोसिटी चाहिए। तो लास्ट में हमें क्या निकल के आती है, होमोजाइगस। तो जहां पे हमें होमोजाइगस मिल जाता है उसको हम फिर प्रीलिमिनरी ट्रायल पे भेज देते हैं, और उसको फिर हम उसके बाद सीवीटी में भेज देते हैं 2 से 3 साल के लिए, और फिर उसको हम मल्टीप्लीकेशन में 1 साल के लिए, और फिर हमारे पास लास्ट बीज निकल के जाता है वो लार्ज अमाउंट पे, स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं लास्ट में। ठीक है, और वो मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये था आपका पेडिग्री मेथड। यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाना है वो मैं आपको स्टार मार्क कर दूं, किसके लिए, जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है। सेग्रीगेटिंग स्पीसीज क्या होती हैं कि भाई आप कोई भी 2 स्पीसीज को मिलाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्पीसीज जब क्रॉस करेंगी तब वो उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो सेग्रीगेट होने लगेंगे। तो यहाँ पे ये स्पीसीज हाइब्रिड थी, और फिर मैंने कहा कि जब इसकी अपन आपस में सेल्फिंग करवाएंगे तब हमें सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेग्रीगेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो सेग्रीगेशन हमेशा और हमेशा F2 जनरेशन से स्टार्ट होता है। सेग्रीगेशन कहां से स्टार्ट होता है, F2 जनरेशन से। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन स्पीसीज होनी चाहिए, हाइब्रिड पेरेंट्स होने चाहिए सेग्रीगेटिंग स्पीसीज लाने के लिए। तो हमारा F1 क्या है, हाइब्रिड है।
तो हमने हाइब्रिड का जब आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो स्पीसीज आएंगे वो सेग्रीगेटिंग स्पीसीज आएंगे। आपसे एक क्वेश्चन F3 जनरेशन से पूछेगा कि इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो आपका F3 जनरेशन से हो जाता है, क्योंकि आपको तो कंपटीशन एग्जाम निकालना है ना यार, तो उस तरीके से पढ़ना है। आपका इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन कब स्टार्ट हो जाता है, F3 जनरेशन से स्टार्ट हो जाता है। फैमिली एस्टेब्लिश आपकी कब हो गई कि जब हमने प्लांट सेलेक्ट कर लिया, हर एक रो से 3 से 5 प्लांट, तो इन्हीं की रो हमने आगे लगाई F4 जनरेशन में, तो F4 जनरेशन में यानी कि इनके ही बच्चे हैं इन्हीं प्लांट के, तो एक फैमिली एस्टेब्लिश हो गई है और प्रत्येक की हमने इस तरीके से रो लगाई है इस तरीके की। तो एक फैमिली का एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर में हो गया, थर्ड ईयर और फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद फिर हमारा जिसमें हमें लास्ट में हमारा एम क्या है, प्योर वैरायटी लाना है। सेग्रीगेशन से हमें लास्ट में क्या, अब मैंने शुरू में बताया था कि जब सेग्रीगेशन धीरे 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 जनरेशन टू जनरेशन होमोजाइगोसिटी आती जाती है, हेटेरोजाइगोसिटी कम हो जाती है। अभी तो ये हेटेरोजाइगस है, F2 जनरेशन तो बहुत ज्यादा हेटेरोजाइगस है, F1 बहुत ज्यादा हेटेरोजाइगस है, फिर F2 उससे कम हेटेरोजाइगस, फिर F3 तो उससे कम हेटेरोजाइगस होगी, यानी कि ये नीचे चलते जाएंगे तो जनरेशन टू जनरेशन होमोजाइगोसिटी आती जाएगी और हमें लास्ट में क्या चाहिए, होमोजाइगस ही चाहिए। और होमोजाइगस हमारी क्या होती है, प्योर लाइन होती है। तो हमें कैसे चाहिए कि सब के सब हमें सेम चाहिए, तो हमें लास्ट में जो हमारा 12th ईयर पे निकल के आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हमें होमोजाइगस स्पीसीज चाहिए जिसके सारे के सारे कैरेक्टर सेम टू सेम हो, ताकि किसान उसको एक खेत में बोए तो ये नहीं कि एक लंबा पेड़ है एक छोटा पेड़ है, हमें कैसे चाहिए, सेम टू सेम चाहिए। तो ये हमारा पेडिग्री मेथड था जिसमें से क्वेश्चन जहां जहां से बन सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन ये है कि आपके क्वेश्चन जहां जहां से बन सकते हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के चांस है, इतना आप ध्यान रखना। इस क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट मेथड जो कि बल्क मेथड वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।